तो अभी अपन पोर्टफोलियो के सेकंड पार्ट में आ गए, जो कि कैपिटल शार्पे थियरी बाय शार्पे। जो पहले वाला था वो मार्कोविच का था और ये शार्पे से रिलेटेड है। तो शार्पे क्या बोलता है, वी शुड इन्वेस्ट इन अमाउंट इन मोर देन वन सिक्योरिटी टू गेट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बीटा ऑफ सिक्योरिटी। तो यही मार्कोविच क्या बोलता था, ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी। लेकिन जो शार्पे बोलता है वो बीटा बीटा को प्रायोरिटी देता है करके। तो ठीक है, अपन सी ए पी एम पहले इक्वेशन है फर्स्ट, इसमें 5 चीज़ें अपन सीखेंगे करके, 6 चीज़ें। पहले तो सी ए पी एम, दूसरा बीटा, और तीसरा है पोर्टफोलियो बीटा मैनेजमेंट, चौथा है शार्पे इंडेक्स मॉडल, पांचवा है मार्केट लाइंस, और फिर लास्ट में शार्पे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। तो पहले अपन सी ए पी एम देखते हैं, सी ए पी एम क्या है। तो सी ए पी एम वही हो गया जो अपन सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी जो फॉर्मूला देखे थे, रिक्वायर्ड रिटर्न का, एक्सपेक्टेड रिटर्न का, या तो इक्विलिब्रियम रिटर्न का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, आर एस इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ। तो ये पहले वाला ही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। तो लेकिन पहले आर एफ का भी देख लेते हैं, आर एफ क्या क्या होता है। आर एफ ट्रेजरी बिल का रहता है, ट्रेजरी बॉन्ड का रहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रहता है, और एटसेट्रा। और जो आर एफ का बीटा रहता है वो हमेशा ज़ीरो रहता है, मतलब जो रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ मतलब आर एफ का जो उनका बीटा रहता है वो ज़ीरो रहता है हमेशा। और अगर किधर आर एफ दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा दे कि कोई भी ट्रेजरी बिल है, 7% ट्रेजरी बिल है, और उसकी ट्रेडिंग अमाउंट दी है 140, तो जो कूपन रेट है, कूपन डिवाइड बाय ट्रेडिंग अमाउंट इंटू 100 कर देंगे तो अपने को आर एफ मिल जाएगा। अगर 2 आर एफ दिया है तो उसका एवरेज आउट कर देना। ठीक है, ये अपना आर एफ भी हो गया। अभी मार्केट रेट भी किधर कोई कोई क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं रहता है करके, या तो यूजुअली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अभी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 2 बेसिस पे निकाल सकते हैं। अगर आर एम डायरेक्टली नहीं दिया है तो ऐसा देगा, इंडेक्स दिए रहेंगे कि इंडेक्स की वैल्यू है करके। तो अपन कैसे निकालेंगे आर एम को, अगर इंडेक्स की वैल्यू दी गई है, मार्केट रिलेटेड डाटा दिया गया है, तो वही इंडेक्स वैल्यू एट द एंड माइनस इंडेक्स वैल्यू एट द बिगनिंग डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ द ईयर। अगर इसमें कुछ मार्केट डिविडेंड यील्ड अलग से दिया है तो यील्ड अलग से ऐड करना, ये इंडेक्स पे तू मल्टीप्लाई नहीं कर देना यील्ड को, ये यील्ड अलग से तू ऐड करना। ठीक है, एक क्वेश्चन में है एक ऐसा। और दूसरा है कि अगर आर एम डायरेक्टली भी नहीं दिया और मार्केट रिलेटेड डाटा भी नहीं दिया, लेकिन मार्केट रिलेटेड डाटा नहीं दिया लेकिन पोर्टफोलियो का बारे में सब दिया है कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड, और इतना इतना डिविडेंड मिला है करके। तो यही जैसे अपन निकालते थे, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में एच पी आर निकालते थे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये सेम वैसे ही निकालना है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज़ ऑफ द, या तो ऑल द सिक्योरिटीज़ इन द पोर्टफोलियो एट द ईयर एंड माइनस टोटल इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सिक्योरिटीज़ इन आवर पोर्टफोलियो। इनको इसके साथ तो डिविडेंड या तो इनकम ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज़ ऐड करेगा, डिवाइड बाय टोटल इनिशियल कॉस्ट या तो इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सिक्योरिटीज़ इन आवर पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तेरा अगर आर एम नहीं दिया है तो तू मार्केट के बेसिस पे भी निकाल सकता है, अगर और या तो तू पोर्टफोलियो के बेसिस पे भी निकाल देता है एक आर एम, ये इसका भी क्वेश्चन है करके। और अभी एक दूसरा पॉइंट है, नोट है कि आर एम और आर एफ दोनों कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन अपन ये 2 सिक्योरिटीज़ का निकाल सकते हैं। तो क्योंकि बीटा बीटा दिया रहेगा इसमें, और बीटा और रिक्वायर्ड रिटर्न भी दिया हुआ रहेगा, तो आर एम माइनस आर एफ पर्टिकुलरली क्वेश्चन में पूछा है तो अपने को 2 इक्वेशन बना देनी है करके, मैथमेटिकली इक्वेशन बना देनी, वो 2 सिक्योरिटीज़ को लेके। ठीक है, तो वो सिक्योरिटीज़ को अपन प्लस माइनस करेंगे तो आर एम माइनस आर एम भी आ जाएगा और आर एफ भी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये अपना क्या बोलते हैं, तो ये अपन ने सिंगल सिक्योरिटी का देखा कि उसमें रिक्वायर्ड रिटर्न या जो एक्सपेक्टेड रिटर्न या तो इक्विलिब्रियम रिटर्न रहता है वो कैसे आता है करके। अभी अपन देखेंगे कि रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का कैसा रहता है, बस सेम है। इसमें क्या है, बीटा जो है पोर्टफोलियो का आ जाता है, और बीटा कैसे निकलता है, जो पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज रहती है, पास सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू से अपन वेट्स निकालेंगे, या तो क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा डायरेक्टली, और वेट के बेसिस पे जो भी सिक्योरिटीज़ के अलग अलग बीटा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो एंड में बीटा आएगा वो पोर्टफोलियो का बीटा हो जाएगा करके, ऐसा पोर्टफोलियो का बीटा आ जाता है। और कहाँ कहाँ ऐसा दिया रहता है कि वेट नहीं, देखो डायरेक्टली सिंपल
एवरेज रिटर्न चाहिए पोर्टफोलियो का, तो उसमें तू क्या करेगा, सारे बीटा को ऐड करेगा, डिवाइडेड बाय एन कर देगा, नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटीज़ इन द पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये तेरा नॉर्मल सिंपल एवरेज रिटर्न निकालेगा, तो उसका बीटा हो गया करके। अभी ऐसा हो जाता है कि CAPM का इक्वेशन जो बनाते हैं अपन, ये थर्ड पॉइंट है बीटा में, तो उसमें भी ऐसा रहता है कि जो RP है करके, जो रिस्क ऑफ क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है, जो अपन ने देखा, जो रिटर्न अपन सिंगल सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे थे करके, उसमें अगर RM डायरेक्टली दिया है, अगर नहीं दिया है तो इंडेक्स दिया रहता है, अगर इंडेक्स नहीं दिया है तो पोर्टफोलियो का दिया रहता है। तो इसमें भी पोर्टफोलियो जो रिक्वायर्ड रिटर्न और पोर्टफोलियो, इसमें भी RP जो निकलेगा वो लास्ट वाले मेथड से, कि पोर्टफोलियो से कैसे निकल जाएगा, तो वही वैसे ही दिया है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज़ एंड, और इन द बिगिनिंग उसमें से लेस करेंगे, फिर जो टोटल डिविडेंड मिला उसमें ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सिक्योरिटीज़ इनटू 100, ठीक है। तो ये अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पोर्टफोलियो का भी हो गया। और अभी आता है डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ CAPM। अगर क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जर्वेशन बताओ, और उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न भी दिया गया है, तो अपन जैसे कि CAPM है तो रिक्वायर्ड रिटर्न निकालते ही है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन जो शार्पे से निकाले हैं, अपन नहीं मार्कोविच से निकाले, मार्कोविच पोर्टफोलियो थियरी में से जो अपन ने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है, जो मार्कोविच के हिसाब से है, और जो अपन CAPM से निकलता है वो रिक्वायर्ड रिटर्न निकलता है करके। तो अगर रिक्वायर्ड रिटर्न अपन लेफ्ट में लिखेंगे, और जो एक्चुअल रिटर्न है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो अपन राइट में लिखेंगे। अगर तेरी रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा आती है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो ओवर वैल्यूड है, सेल द शेयर। अगर रिक्वायर्ड रिटर्न कम आती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा आती है तो अंडर वैल्यूड है, बाय द शेयर, ठीक है। और अगर इक्वल है तो बाय या होल्ड कर लो करके। तो ये अपना CAPM इक्वेशन जो है वो हो जाता है करके। इसके बेसिस पे क्वेश्चन है बहुत सारे, वो अपन देखेंगे। पहले आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। बीटा क्या होता है? बीटा ऐसा रहता है कि अगर जैसे मार्केट का बीटा हमेशा 1 रहता है करके, और जो रिस्क फ्री रिटर्न, जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ है उसका हमेशा 0 रहता है, और जो सिक्योरिटीज़ है उसका कभी 1 नहीं रहता, कभी ज़्यादा रह जाता है, कभी 1 से भी नीचे रह जाता है, 1 से भी ज़्यादा रह सकता है। अगर मार्केट 1% से बढ़ा तो सिक्योरिटी 1% से नहीं बढ़ता, तो वो कैसे बढ़ता है वो बीटा बताता है करके, ठीक है। तो अपन अभी देखते हैं कि बीटा ऑफ सिक्योरिटी कैसे आती है करके। तो इसमें 2 मेथड है बीटा ऑफ सिक्योरिटी निकालने के लिए। तो मतलब फॉर्मूला ही है वैसे, अगर सिर्फ 2 ही रिटर्न दिया हुआ है, मतलब कि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बताए कि एग्रेसिव रिटर्न है, दो एग्रेसिव रिटर्न दिया है और 2 नॉर्मल रिटर्न दिया है, और मार्केट रिटर्न भी दिया है। तो ये सिर्फ 2 सिक्योरिटी का ही दिया हुआ है करके। अभी ये 2 सिक्योरिटी दिया है, तो इन दोनों में चेंज रहेगा सिक्योरिटी का, वो न्यूमरेटर में, और जो चेंज रहेगा मार्केट में वो डिनोमिनेटर में। तो ये तेरा बीटा आ जाएगा। और एक है ऐसा क्वेश्चन। और दूसरा है कि बीटा ऑफ सिक्योरिटी, उसका एक और फॉर्मूला है कि कोवेरियंस ऑफ SM डिवाइडेड बाय जो वेरियंस रहता है मार्केट का, वेरियंस मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट का स्क्वायर। तो ये बीटा कैसे आएगा? कोवेरियंस ऑफ SM डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट का स्क्वायर, ठीक है। वेरिएशन ऑफ द मार्केट ही समझ ले करके। एक ये ऐसा हो गया। और एक और होता है कि एक और दूसरा फॉर्मूला बनता है बीटा ऑफ सिक्योरिटी का, RSM इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। इसमें वेरिएंस का कुछ काम नहीं है। अपन जो पहले वाला फॉर्मूला देखे थे उसमें वेरिएंस का काम है, इसमें वेरिएंस का कुछ काम नहीं है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का काम है करके। तो अपन ने ये देख लिया, ये 2 बीटा के फॉर्मूला है जो अपन कैलकुलेट कर, मेथड 1 से नॉर्मल और सेकेंड वाले से कि कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो नोट्स दिए हुए, बीटा इज कैलकुलेटेड इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो बीटा मार्केट का 1 रहता है और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का 0 रहता है। तो अपन इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं बीटा से? अगर पॉजिटिव बीटा है तो मतलब कि मार्केट अगर बढ़ रहा है,
तो अपन बीटा बीटा के नोट्स है वो एक बार देख लेते हैं। बीटा के नोट्स में क्या बोलता है। बीटा न्यूमेरिकल वैल्यू है, मार्केट का बीटा 1 रहता है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का 0 रहता है। इंटरप्रिटेशन बीटा से क्या आ जाता है, या तो पॉजिटिव बीटा रहेगा, पॉजिटिव बीटा में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बीटा रहेगा। पॉजिटिव बीटा में भी 3 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 1 से नीचे, या तो 1 के ऊपर। अगर 1 रहता है तो मतलब मार्केट और सिक्योरिटी दोनों साथ साथ में बढ़ रहे हैं। अगर 1 से ज़्यादा है तो मतलब सिक्योरिटी का जो रिटर्न है वो मोर वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट, ठीक है। और बीटा अगर 1 से कम है मतलब तो मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है सिक्योरिटी से, मतलब सिक्योरिटी कम वॉलेटाइल है। और अगर नेगेटिव बीटा है तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर सिक्योरिटी नीचे जा रहा है करके। तो ये तेरा हो गया। अभी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज़ वेटेड एवरेज बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो, ये अपन ने देख लिया कैसा करते हैं। और अभी अपन आते हैं कि ऐसा हो जाता है कि फ्रॉम द अबव फार्मूला वी कैन कैलकुलेट बीटा ऑफ द लिस्टेड कंपनी। हाँ, लिस्ट जो अपन फार्मूला डिस्कस किए, अपन सिर्फ लिस्टेड कंपनी का ही कर सकते हैं। अब अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका बीटा अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा हो जाता है कि इसमें 4 स्टेप है। तो स्टेप 1 रहता है कि लिस्टेड कंपनी को तुम लोग ढूंढो, प्रॉक्सी कंपनी निकालो, उसका फाइंड द लिस्टेड कंपनी। और सेकेंड स्टेप है फाइंड द बीटा ऑफ द लिस्टेड कंपनी, ठीक है। इक्विटी बीटा फाइंड करना है। स्टेप 3 है, स्टेप 3 है कि एसिड बीटा निकालो लिस्टेड कंपनी का। और स्टेप 4 है कि एसिड बीटा जो रहता है लिस्टेड कंपनी का, सेम अपन अज्यूम करेंगे अनलिस्टेड कंपनी का, और उससे अपन बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं एसिड बीटा का फॉर्मूला। उससे पहले अपन देखते हैं कि एसिड बीटा और इक्विटी बीटा में रिलेशन क्या होता है। एसिड बीटा के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कंपनी बीटा हो गया, प्रोजेक्ट बीटा हो गया, ओवरऑल बीटा हो गया, अनलीवर्ड या तो अनगेट बीटा हो गया करके। ये रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस द रिस्क इन द बिजनेस इन विच द कंपनी इज इंगेज, ठीक है। द रिस्क विल बी बॉन्ड बाय द इन्वेस्टर इन कंपनी। जो रिस्क है वो बॉन्ड करते हैं इन्वेस्टर के, या तो इक्विटी वाले खुद के भी। इक्विटी को स्टॉक बीटा भी बोलते हैं, लेवर्ड बीटा भी बोलते हैं, गियर्ड बीटा भी बोलते हैं। तो ये इक्विटी वाला तो रिस्क बियर करते हैं, डेप्ट वाला भी बियर करते हैं करके। लेकिन जो डेप्ट वाले हैं वो सिर्फ डेप्ट बीटा दिखाते हैं कि सिर्फ वो रिप्रेजेंट द बॉन्ड, जो रिप्रेजेंट द रिस्क बॉन्ड बाय द डेट होल्डर, ये सिर्फ डेट वाले ही करते हैं। और इन साइलेंट सिचुएशन अगर डेट बीटा नहीं दिया है तो अपन अज्यूम करेंगे कि वो 0 है करके। तो ये रिलेशनशिप अपना हो गया बिटवीन द एसिड बीटा एंड द इक्विटी बीटा। अभी हेंस एसिड बीटा ऑफ द कंपनी इज द वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी बीटा एंड डेट बीटा ऑफ द कंपनी। तो वही अपन एसिड बीटा का फॉर्मूला डिस्कस करते कैसा होता है करके। तो फिर बीटा ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी की जो वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विटी की वैल्यू प्लस डेप्ट की वैल्यू। लेकिन डेप्ट की वैल्यू में से तू टैक्स लेस कर देगा, प्लस जो डेप्ट का जो बीटा ऑफ डेप्ट है इनटू डेप्ट डिनोमिनेटर में और डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेप्ट, मतलब कि इक्विटी डेप्ट दोनों तेरे बोथ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे करके, ठीक है। बीटा ए इज इक्वल्स टू एसिड बीटा, बीटा ई इज इक्वल्स टू इक्विटी बीटा, बीटा डी इज इक्वल्स टू बीटा बी डी इज इक्वल्स टू बीटा डी, ठीक है। ई अपना मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, डी इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ द डेप्ट, टी इज इक्वल्स टू टैक्स, ठीक है। अगर कंपनी के पास मोर देन 1 बीटा है कि 2 डिवीज़न है और 2 डिवीज़न के रेशो दे दिए हैं और उसका एसिड बीटा भी अलग अलग दिया है, तो जो रेशो दिया है उसमें अपन एक कंपनी का बीटा निकाल लेंगे करके। तो बीटा ऑफ बिजनेस 1 इंटू वेट ऑफ बिजनेस 1 प्लस बीटा ऑफ बिजनेस 2 इंटू वेट ऑफ बिजनेस 2, ठीक है। तो ये अपना एसिड बीटा भी हो गया। तो अपना ये बीटा वाला पार्ट हो गया। अभी आगे वाला बीटा वाला पार्ट की मतलब पोर्टफोलियो बीटा मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस है जो अपन बीटा को बढ़ा भी सकते, कम भी कर सकते। अगर अपने को लगता है कि मार्केट आगे गिरेगा तो बीटा अपन कम कर देंगे, अगर मार्केट बढ़ेगा तो बीटा को भी बढ़ा देंगे करके। तो इसके 2 मेथड है, लेकिन 3 मेथड है, लेकिन इसमें फर्स्ट है कि यूजिंग रिस्क फ्री सिक्योरिटी, दूसरा है कि डिस्पोजिंग ऑफ सम रिस्क सिक्योरिटी पोर्टफोलियो एंड एक्वायरिंग रिस्क फ्री सिक्योरिटी, और तीसरा है यूजिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो यूजिंग रिस्क फ्री सिक्योरिटी से ही होता है करके, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप है। अगर
अपने को लगता है कि इन्वेस्ट कि बीटा अगर अपने को बीटा कम करना है पोर्टफोलियो का, तो अपन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और अगर बीटा इंक्रीज़ करना है बीटा का, तो अपन सिक्योरिटी को सेल कर देंगे करके, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले अपने को वेट ऑफ रिस्की पोर्शन निकालना है। तो रिस्की पोर्शन कैसे आएगा, जो न्यू बीटा है, न्यू बीटा क्वेश्चन में दे देंगे कि इतना बीटा मेंटेन करना है, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो के बेसिस पे होएगा, ठीक है। तो फिर रिक्वायर्ड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू 100। तो ये रहा तेरा स्टेप 1 हो जाता है। स्टेप 2 में अपन जो वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी का इन न्यू पोर्टफोलियो, ये दोनों न्यू पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं करके, तो फिर 100 माइनस वेट ऑफ रिस्की पोर्शन इन न्यू पोर्टफोलियो करेंगे, तो अपना वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी न्यू पोर्टफोलियो आ जाएगा। अभी आता है स्टेप 3। स्टेप 3 है कि अपन कितना बोरो या इन्वेस्ट करें या बोरो करें, ठीक है। तो फिर जो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू है फॉर ऑल द सिक्योरिटी, उसको अपन डिवाइड करेंगे जो स्टेप 1 में अपना वेट आया था, इनटू जो स्टेप 2 में अपना वेट आया था रिस्क फ्री रिटर्न। तो वो अपने को रिस्क फ्री सिक्योरिटी बता देंगे कितना करना है। तो बस अपने को पोर्टफोलियो की सिक्योरिटीज़ फिर से टेबल में लिखनी है, लास्ट में रिस्क फ्री रिटर्न लिख देना है जिसका बीटा 0 रहेगा। और अभी तू वेट निकाल के नया वेट जो निकालेगा, नया वेट के हिसाब से बीटा से मल्टीप्लाई करेगा, तो सेम तेरा बीटा जो क्वेश्चन में रिक्वायर था उतना आ जाएगा करके, ठीक है। तो ये अपना यूजिंग रिस्क फ्री सिक्योरिटी है करके। इसका एक ही क्वेश्चन है, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन जब करेंगे करके। और अभी आता है शार्पे इंडेक्स मॉडल, जिसको अपन सिंगल इंडेक्स मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क दोनों रहता है। अभी सिस्टमेटिक रिस्क के क्या रहते हैं, जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि इकोनॉमी डाउनफॉल हो गई, जीडीपी गिर गया, तो ये सब है वो सिस्टमेटिक रिस्क है, मतलब कि कंपनी के हाथ में नहीं है, मार्केट बेस्ड रिस्क है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क ऐसा होता है कि फायर लग गई या तो लेबर स्ट्राइक कर दी, जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, वो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, यूएसआर बोलते हैं। और इसको अनसिस्टमेटिक वेरिएंस भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, वेरिएंस है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो उसको स्क्वायर कर लेना, तो वेरिएंस आ जाएगा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन पहले देखेंगे कि सिक्योरिटी, सिर्फ सिंगल सिक्योरिटी, बाद में पोर्टफोलियो देखेंगे कि सिक्योरिटी में सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा स्क्वायर, जो बीटा सिक्योरिटी रहेगा उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो वेरिएंस रहेगा मार्केट का, ठीक है। वेरिएंस रहेगा मार्केट का। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो नहीं, वैसे क्वेश्चन में तो डायरेक्ट मार्केट का वेरिएंस दे दिए रहते हैं करके, तो इसको बीटा ऑफ द सिक्योरिटी स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो कि अपन ने देखा कि इसको वेरिएंस भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर कर लेना, ई स्क्वायर भी बोलते हैं। या तो जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपन वेरिएंस माइनस अनसिस्टमेटिक रिस्क कर देंगे, वेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी माइनस अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो यूजुअली सिंगल सिक्योरिटी में नहीं देते, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी तो टोटल रिस्क, जो टोटल, अभी अगर तू सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क को दोनों ऐड करेगा तो तेरी टोटल रिस्क आ जाएगी, जिसको अपन वेरिएंस भी बोलते हैं। अगर इसका स्क्वायर रूट करेगा तो तेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर रिस्क पूछा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है मोस्टली, ठीक है। टोटल रिस्क वेरिएंस से भी निकलता है, वेरिएंस का भी होता है, टोटल रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन का भी होता है। अंडर रूट कर देंगे वेरिएंस को तो तेरा आ जाएगा। इफ़ अ क्वेश्चन अनसिस्टमेटिक रिस्क इज नॉट गिवन, हाँ तो इसमें सॉरी दिया हुआ है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसा आएगा, वेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी एज पर द एमपीटी माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो ये अपना सिक्योरिटी वाला हो गया। अभी सेम अपन पोर्टफोलियो के बेसिस करेंगे, तो सिक्योरिटी रिस्क सेम आ जाएगा, बस जो बीटा है वो पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा, तो बीटा स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ द मार्केट ये। और अनसिस्टमेटिक रिस्क, इसमें तू वेट करेगा, वेट लेगा, मतलब कि 5-6 सिक्योरिटी है, सबका वेट ले लेगा। और जो तेरी अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो सिंगल सिक्योरिटी सबकी आई है, वो तो मल्टीप्लाई करेगा कि मतलब वेट ऑफ सिक्योरिटी ए और अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ बी, ऐसा कर करके तेरा अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। फिर इसमें सेम टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो टोटल ये तेरा आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा करके। हाँ,
तो वही अगर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो सेपरेटली निकालो करके, तो सिस्टमेटिक रिस्क वैसे ही निकलेगा बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ द मार्केट, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसका वेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो एज पर द एमपीटी माइनस सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो तेरा ये बीटा वाला पोर्टफोलियो पार्ट वाला कंप्लीट होता है। एक छोटा सा फॉर्मूला एक और है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको आर स्क्वायर भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है कि जो सिस्टमेटिक रिस्क है डिवाइडेड बाय द टोटल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क डिवाइडेड बाय द टोटल रिस्क, ठीक है। तो ये अपना जो शार्पे इंडेक्स मॉडल है, सिंगल इंडेक्स मॉडल जिसमें सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क है, ये अपना ख़त्म होता है। अभी आता है मार्केट लाइन। तो ये भी ज़्यादा काम का है नहीं वैसे, लेकिन इसमें 2 लाइन बनानी पड़ती है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन और कैरेक्टर लाइन बनानी पड़ती है। तो बहुत सही है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन में क्या रहता है कि जो अपना CAPM का फॉर्मूला है वो वाला वैल्यू तेरे को सारी निकालनी है। और तो इसमें बस ऐसा है कि जो CAPM का तेरा फॉर्मूला है, जैसे कि RS इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, तो इसमें तूने सारी वैल्यू निकाली, तो इक्वेशन में तू RF की वैल्यू डालेगा और जो तेरा मार्केट रिस्क प्रीमियम है उसकी वैल्यू डालेगा। बाकी तू बीटा और जो RS की वैल्यू है उसमें नहीं डालेगा, वैसे ही छोड़ देना। तो ये तेरा सिक्योरिटी मार्केट लाइन कंप्लीट होता है। अभी आता है कैरेक्टर लाइन। कैरेक्टर लाइन कैसा होता है? RS बार को अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी भी बोलते हैं एज पर मार्को एमपीटी मतलब मार्कोविट पोर्टफोलियो थियरी, ठीक है। तो ये अपना आ गया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एज पर एमपीटी और इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा RM, ठीक है। तो ये एक तरह इक्वेशन हो जाता है। अगर कोई मतलब अल्फ़ा तेरे को हर बार निकालना पड़ता है, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा कि RS बार माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब माइनस बीटा RM, ठीक है। और इसमें भी तेरे को इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी कि RS बार इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा RM, ठीक है। तो फिर इसमें तेरे को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डालनी है, बाकी ऐसे ही छोड़ देना है। तो तेरा मार्केट लाइन भी कंप्लीट हो जाता है। मार्केट लाइन में 2 है, एक तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन और दूसरा है कैरेक्टर लाइन। अभी आते हैं अपन लास्ट वाले पार्ट पे। अपन ने 5 डिस्कस कर लिया, अभी अपन लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं शार्पे पोर्टफोलियो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। तो इसमें ऐसा होता है कि अपने को वेट निकालना पड़ता है। वी नीड टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द सिक्योरिटी, ताकि अपन मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क ले पाए। तो इसमें स्टेप दिए हैं टोटल 6 स्टेप है। स्टेप 1 में अपने को ट्राइनर रेशो कैलकुलेट करना है। ट्राइनर रेशो कैसे आता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक है। तो ये ट्राइनर रेशो आ जाए। इसको अपन रैंक दे देंगे, जितना ट्राइनर रेशो ज़्यादा रहेगा उसको अपन 1 रैंक दे देंगे, A रैंक दे देंगे। फिर उसके बाद जो कम है उसको कम रैंक दे देंगे। अभी आते हैं स्टेप 2। इसमें अपने को रैंक टेबल बनानी पड़ती है बाय लिस्टेड सिक्योरिटीज़ इन सीक्वेंस ऑफ हाईएस्ट टू लोवेस्ट ट्राइनर रेशियो। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम के टेबल बनते हैं करके 7 7 7। तो फिर सिक्योरिटी सबसे पहले जो सिक्योरिटी है हाईएस्ट टू लोवेस्ट करना है, फिर ट्राइनर रेशियो जो अपन ने कैलकुलेट किया वो दिखना है, और तीसरे में अपने को बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूएसआर, ठीक है। यूएसआर को अपन ने देखा था कि उसको वेरिएंस भी बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर EI, तो वो तेरा यूएसआर ही हो गया। तो फिर इसमें क्या है? बीटा स्क्वायर अपॉन यूएसआर। तो ये तेरा थर्ड कॉलम वाला हो गया। चौथा कॉलम रहते कि क्यूमुलेटिव करना है तेरे को, जो तेरा थर्ड कॉलम में आया, तो मतलब सबको एडिशन करते जा। और तेरा फोर्थ कॉलम कैसे बनेगा? जो ट्राइनर रेशियो है उसको तू मल्टीप्लाई करेगा बीटा स्क्वायर अपॉन यूएसआर, मतलब कि फिफ्थ इज इक्वल्स टू जो फिफ्थ वाला है उसमें 2 × 3 करेगा, मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। और जो तेरा सिक्स कॉलम है वो जो फिफ्थ कॉलम का है उसका क्यूमुलेटिव बन जाएगा। और लास्ट में अपने को C वैल्यू निकालनी है। C वैल्यू कैसे आएगी? जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट है उसको तू मल्टीप्लाई करेगा जो कॉलम नंबर 6 में तेरी क्यूमुलेटिव वैल्यू आई है करके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो स्टैंडर्ड ब्रैकेट में वेरिएंस ऑफ द मार्केट इनटू कॉलम नंबर 4, ठीक है। तो ये तेरा C वैल्यू आ जाएगा। C वैल्यू कैसे आ जाएगा ये अपन ने बता दिया। वेरिएंस इनटू कॉलम नंबर 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वेरिएंस इनटू कॉलम नंबर 4। तो अभी इसका जो कैलकुलेशन आता है लास्ट पार्ट का, ये तो टेबल के बाहर दिखाना। अभी आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में अपन देखेंगे कि हाईएस्ट C कौन से सिक्योरिटी का है, उसको कट ऑफ भी बोलते हैं, कट ऑफ वैल्यू।
कट ऑफ पॉइंट भी बोलते हैं। तो स्टेप 3 ये है। स्टेप 4 तेरे को बताना है कि सिक्योरिटी हैविंग ट्राइनर रेशो कट ऑफ से ज़्यादा, जो कट ऑफ तेरी एक वैल्यू आ गई उससे ज़्यादा तेरे पास कौन से ट्राइनर रेशो है वो सिक्योरिटी बता दे। फिर स्टेप 5 में अपने को जेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जेड वैल्यू कैसे आएगा, जो अपन टेबल में बी स्क्वायर कर रहे थे वो नहीं करना, बस बीटा अपॉन यूएसआर करना है और उसको तू मल्टीप्लाई करेगा। ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी का निकालना है जो अपन स्टेप 4 में जो स्टेप 5 में भी अपन ने सिलेक्टेड सिक्योरिटी किया था। तो जेड वैल्यू वही बीटा अपॉन यूएसआर इंटू ट्राइनर रेशो माइनस कट ऑफ पॉइंट। ट्राइनर रेशो ये सिंगल सिक्योरिटी का करना है तेरे को। अगर ये कर लिया तो जेड वैल्यू तेरी हर सिक्योरिटी की आ गई। अभी जेड वैल्यू आ गई, सबकी जेड वैल्यू का टोटल कर देना और अलग अलग जेड वैल्यू को के बेसिस पे तू वेट एलोकेट कर देना, ठीक है। तो वो अपना वेट आ जाएगा। ओके, तो वेट तेरा वही 2 को लेके ही आएगा जो तुरे जेड वैल्यू निकली है करके। तो ये अपना पार्ट सेकंड भी होता है, जो शार्पे मॉडल बोलते हैं इसे, सी कैपिटल मार्केट थियरी बाय शार्पे। तो ये अपना पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। तो अपन पार्ट 2 जो कैपिटल मार्केट थियरी है उसमें सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि कैपिटल एसेट CAPM थियरी। तो पहले उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 15 भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 15 में क्या दिया है करके कि एक मिस्टर फेडअप है, उसको 520 लाख इन्वेस्ट करने हैं और उसको एक इन्वेस्टर ने बता दिया कि ये मॉडरेट, बेटर, गुड, वेरी गुड, बेस्ट दिया है। तो उसमें इतने अमाउंट डालने हैं और सबके बीटा दे के रखे करके। और अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि अपने को रिटर्न बता, और ये भी दे के रखा है अपने को पूछा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो बताओ अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 8% RF 8% है और RM 10% है करके। तो बहुत इजी है, बीटा निकाल लेना पोर्टफोलियो का जो अपन ने सीखा है। और उसके बाद सेकंड में पूछा है एडवाइस अगर जो बेटर है उसको अपन निफ्टी से रिप्लेस कर देंगे क्या। निफ्टी कैसा मार्केट है, मार्केट का बीटा हमेशा 1 रहता है और इसमें क्या है, बेटर का भी बीटा 1 दे के रखा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यही लिख देना है। तो क्वेश्चन 15 हमारा हो गया। क्वेश्चन 16 करना नहीं है, इजी है। क्वेश्चन 17 अभी चालू करते हैं। तो ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या दिया है कि RF दिया है, मतलब ट्रेजरी बिल दिया है, ट्रेजरी बिल का रिटर्न दिया है और मार्केट रिटर्न दिया है। तो इसमें सबसे पहले पूछते हैं कि मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है, तो वो ये RM माइनस RF करेंगे तो अपना आ जाएगा। और क्वेश्चन 2 में बोला है कि बीटा वैल्यू बताओ और रिक्वायर्ड रिटर्न बताओ फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इसमें एक ट्रेजरी बिल दिया और मार्केट दिया है। तो इसमें 4 सिनेरियो दिए कि पहला 100% पूरा ट्रेजरी बिल में, मार्केट में 0, फिर आगे 70-30, 30-70 और 0-100 ऐसा दे के रखा है करके। तो ये हम अपन ने देखा था कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल है, इसका बीटा हमेशा 0 रहता है और मार्केट का बीटा हमेशा 1 रहता है करके। तो ये बेसिस पे अपन सबका बीटा निकाल लेंगे। रेशो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि 100-0, 70-30, 30-70-0-100 करके। और अपनी रिटर्न भी आ जाएगी। बीटा आ गया तो फिर इंडिविजुअल का बीटा निकाल लिया, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, और उसका ही अपन केस 1 में ही निकाल देंगे कि रिटर्न क्या है करके CAPM के हिसाब से, क्योंकि बीटा निकाल लिया और रिस्क फ्री रिटर्न और RM क्वेश्चन में दिया ही है। तो क्वेश्चन 17 भी अपना कंप्लीट हो जाता है ऐसे ही। तो क्वेश्चन 18 चालू करते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या बोला है, मिस्टर ए है, उसके पास 1 लाख शेयर है, हैविंग 1 लाख शेयर्स, और उसका बीटा दे के रखा है कि 1.40 है। और एक इसमें ऐसा है कि मिस्टर बी है, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसको बताते हैं कि तुम लोग एक शेयर मत ले के लिमिटेड का, 4 अलग अलग शेयर ले, और उसका बीटा भी दे के रखा है और उसकी होल्डिंग पीरियड भी बता दिया, मतलब वेट बता दिया, और उसका मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रेट भी बता दिया है करके। मार्केट रिटर्न 12, रिस्क फ्री 8%। तो अभी अपने को बोल रहे हैं कि प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो उसके पास 1 लाख पहले से पड़ा है और जो सजेस्ट किया है मिस्टर बी ने, तो उसका अपने को बताना है कि CAPM के बेसिस पे रिटर्न क्या होएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है एज पर CAPM। तो 3 सिचुएशन दिए कि मार्केट अगर 2.5% से बढ़ेगा या 2.5% से गिरेगा या तो 2.5% नेगेटिव चला जाएगा करके। तो फर्स्ट पार्ट अपन CAPM उससे निकाल लेंगे। मार्केट गोज अप बाय 2.5%, मतलब कि जो मार्केट रिटर्न दिया हुआ है 12% का, उसमें अपन 2.5 ऐड कर देंगे और वही अपन CAPM इक्वेशन में डालेंगे तो अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न तीनों सिचुएशन में आ जाएगा। और क्वेश्चन थर्ड मतलब पार्ट 2 में ऐसा पूछा है कि बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गिविंग नेगेटिव रिटर्न इज़ मोर, ठीक है। तो
अगर मिस्टर ए अपना खुद ही इन्वेस्टमेंट वो मिस्टर के में रखेगा या जो उसको बी ने सजेस्ट किया है वो रखेगा, तो अपन ने जो बीटा निकाला था, पोर्टफोलियो बीटा, वो कम था। नहीं, पोर्टफोलियो बीटा निकाल तो नेगेटिव रिटर्न में क्या होता है कि अगर नेगेटिव रिटर्न में तेरा बीटा ज़्यादा रहा तो दिक्कत देती है करके। तो जो उसके पास करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें 1.40 बीटा है करके, और जो उसने सजेस्ट किया है उसमें 1.015 बीटा आ रहा है। तो अगर मार्केट नेगेटिव जा रहा है तो अपने को बीटा कम चाहिए, तो अपन जो बी ने सजेस्ट किया है पोर्टफोलियो सजेशन वही अपन लेंगे करके, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन 18 कंप्लीट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर दिया। अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या बोलता है कि ए होल्ड्स द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। उसके पास 4 अलग अलग कंपनी के शेयर्स है और उसमें चारों के अलग अलग बीटा दिया है, चारों की अलग अलग इनिशियल प्राइस बताया है, अलग अलग डिविडेंड बताया और मार्केट प्राइस एट द एंड बताया। और क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी यूजिंग अ CAPM, मतलब कि जो वो फॉर्मूला है, इक्वेशन बनती है CAPM की, उससे अपने को कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और रिस्क फ्री रेट भी दिया हुआ है कितनी है करके। तो अपन पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोला जो बता दिया करके। तो फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन है, जो RS इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा, और जो RM माइनस RF है, तो RF अपने को है, बीटा भी दिया हुआ है क्वेश्चन में इंडिविजुअल का, RM नहीं दिया है। और अपन RM ऐसा था कि RM नहीं दिया है तो दो अपने पास ऑप्शन है, या तो इंडेक्स दिया है, इंडेक्स इसमें है नहीं, लेकिन इसमें पोर्टफोलियो दिया है। तो पोर्टफोलियो दिया है तो पोर्टफोलियो से अपन RM निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड भी दी है, और जो डिविडेंड इन लोग को मिला है वो भी दिया है। तो चारों सिक्योरिटी का अपन टोटल कर लेंगे, वो बेसिस पे वो जो फॉर्मूला में डालेंगे जो अपन ने डिस्कस किया है, उससे अपने का RM निकल जाएगा। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का नहीं निकालना, अपने को पोर्टफोलियो का ही निकालना है। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो इंडिविजुअल सोचा था, वैसा नहीं करना, बस RM पूरा निकालना है। तो अभी RM आ जाएगा तो चारों की अलग अलग CAPM इक्वेशन बन जाएगी, सारा आ गया अपने पास। तो अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आराम से आ जाएगा। और सेकंड पूछा कि सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो इसके पास सिंपल एवरेज रिटर्न है, तो अपन ने देखा था कि अगर बीटा दिया है तो बीटा चारों को वेट के हिसाब से नहीं करना, चारों को तू ऐड कर देना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ कर देना, और वो अपने CAPM इक्वेशन में डाल देना बीटा के वैल्यू, और तो अपने आप तेरा सिंपल एवरेज रिटर्न आ जाएगा। एक ये है, इसका अल्टरनेटिव भी है कि जो तेरा इंडिविजुअल RM जो तेरा ऊपर वाले से इंडिविजुअल आया है उसको डिवाइडेड बाय 4 करेगा तो भी तेरा एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा करके। तो यही क्वेश्चन 19 था। क्वेश्चन 20 सिमिलर टू क्वेश्चन 19 है, तो वो करेंगे नहीं अपन आते हैं अभी क्वेश्चन 21 पे। तो क्वेश्चन 21 अपन देखते हैं। क्वेश्चन 21 में भी बोले कि योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटी। उसके पास 4 अलग अलग सिक्योरिटी है, उसका कॉस्ट दे के रखा है, ये 4 कॉस्ट, ये 4 डिविडेंड, और ये मार्केट प्राइस है जो अभी चल रही है करके, और ये 4 बीटा अलग अलग दे दिया है करके। और अभी इसमें सिंपल एवरेज रिटर्न भी दिया है ऑफ द पोर्टफोलियो 15.7%। तो अभी अपने को क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ईच यूजिंग द CAPM, और दूसरा पूछा है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, उसके लिए अपने को RF चाहिए रहता है, उसके लिए अपने को RM चाहिए रहता है, और अपने को ये बीटा चाहिए रहता है करके। तो RM इसमें दिया नहीं है और बीटा भी नहीं दिया है, तो अपन पहले RM निकालेंगे। वही अगर RM डायरेक्टली नहीं दिया है तो अपन इंडेक्स वाला देखेंगे, इंडेक्स नहीं दिया है तो फिर पोर्टफोलियो के इन टोटल में निकाल लेंगे कि इनिशियल एंड माइनस इनिशियल प्लस जो डिविडेंड मिला है डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100 करेंगे तो अपना RM आ जाएगा करके। जैसे कि अभी ये सिंपल एवरेज रिटर्न है तो इसमें पोर्टफोलियो जो बीटा आता है वो बीटा अपन चारों बीटा डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो पोर्टफोलियो का बीटा अपना आ जाएगा करके। अगर वो आ गया तो अपन यही डालेंगे इक्वेशन में CAPM में, तो अपने को RF भी निकालना है। तो अपने पास RP आ गया जो सिंपल एवरेज रिटर्न है, RF अपने को निकालना है, पोर्टफोलियो बीटा निकाला अपन ने, RM अभी निकाला है और RF बैलेंसिंग फिगर है। तो इसमें से अपना बैलेंसिंग फिगर RF आ जाएगा। तो अपने इसमें पहले सेकंड पार्ट वाला आंसर निकला है, उसके बाद वाला फर्स्ट पार्ट वाला निकलेगा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ईच सिक्योरिटी है, तो बस अभी अपने पास सब आ गया करके।
भी क्या बोलते आर एफ भी आ गया, आर एम भी आ गया और बीटा भी आ गया करके। बीटा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही है करके। तो ये अपनी ईच सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आ जाएगी। तो ये अपना क्वेश्चन 21 भी कंप्लीट होता है अभी। तो अभी अपन क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 में क्या बोलता है, वन ऑफ योर HNI क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। तो इसमें 4 सिक्योरिटी दी है, 4 सिक्योरिटी की नंबर ऑफ सिक्योरिटी दिया है और पर शेयर पर बॉन्ड की वैल्यू भी दी है कि कॉस्ट इतनी थी 4 सिक्योरिटी की, डिविडेंड इतने मिले 4 सिक्योरिटी में, मार्केट प्राइस इतना है और बीटा इतना है करके। और अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि योर क्लाइंट इज़ इंटरेस्टेड इन मोर फंड्स इन बॉन्ड इशूड बाय द GOI। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना है। मिनिमम मतलब कि कम से कम, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम कम से कम होता है तो मतलब वो RF हो गया। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा है बॉन्ड से और जिसकी मार्केट रिटर्न है, मतलब कि एक मार्केट रिटर्न भी दिया है 12.70%। ठीक है, तो अपने को मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न पहले ये अपन निकालते हैं, सेकंड पार्ट भी दिया है वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं। तो इक्वेशन क्या बनती है, ये ऑब्वियसली इक्वेशन से ही आएगा CAPM के। तो फिर इक्वेशन क्या रहती है, R इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है, तो इसमें से अपने को RM दिया है और RF दिया नहीं है और ना ही अपने को जो स्टार्टिंग R है वो भी नहीं दिया है। तो अपन क्या करेंगे, एक्चुअली जो अपन RM निकालते हैं वो पोर्टफोलियो, अगर पोर्टफोलियो के निकालते हैं, अगर बाकी क्वेश्चन में अपन देखा रहेंगे जो क्वेश्चन नंबर 21 था, जो क्वेश्चन नंबर 19 था करके, तो अभी अपने को पास मजबूरी है कि अपने पास R दिया ही नहीं है और अपने को RF भी निकालना है। तो जो अपन RM जो इनिशियल एंड माइनस इनिशियल प्लस जो डिविडेंड है डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100 करेंगे, वही तेरा R अपन अज्यूम करके चलेंगे करके स्टार्टिंग वाला। ठीक है, तो ये R अपन ना आ जाएगा। अगर और बीटा भी अपन निकाल लेंगे क्योंकि बीटा करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो इसमें बीटा निकालना है। बीटा अपन इनिशियल कॉस्ट पे निकालेंगे क्योंकि अपना पहला इनिशियल कॉस्ट प्रायोरिटी रहता है। मार्केट प्राइस भी दिया है लेकिन अपन इनिशियल कॉस्ट के बेसिस पे निकालेंगे प्रायोरिटी। अगर इनिशियल कॉस्ट नहीं दिया तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकालते करके। तो फिर पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो सिक्योरिटी दी हुई है प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वेट निकालेंगे। बीटा इंडिविजुअली सिक्योरिटी का दिया है, वेट इंटू बीटा करेंगे तो अपनी पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगी करके। तो ये अपन ना हो गया कि फर्स्ट पार्ट की RF बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट बोला है, सेकंड पार्ट में ऐसा बोला है, एनालाइज वेदर द पोर्टफोलियो हैज़ आउट परफॉर्म द मार्केट और नॉट, और रिस्क फ्री रेट, इसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इसमें अलग से दिया है। जो अपन ने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, जो R अपन जो कैलकुलेट कर रहे थे वो एक्चुअली MPT से कर रहे थे, मतलब मार्कोविच के हिसाब से अपन ने निकाला था। और अभी जो अपन R निकालेंगे वो क्योंकि अपने पास मार्केट रिटर्न भी दिया, RF भी दिया और पोर्टफोलियो का बीटा जो 0.40 है वो भी दिया हुआ है करके। तो ये अपन CAPM के इक्वेशन से निकाल लेंगे। जो CAPM के इक्वेशन से निकालेंगे वो अपना रिक्वायर्ड रिटर्न हो जाएगा और जो अपन ने मार्कोविच से निकाला वो अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा। तो अगर तेरा रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रिटर्न से तो मतलब अंडर परफॉर्म्ड है, अपने को सेल कर देना चाहिए। लेकिन इसमें बस पूछा है कि आउट परफॉर्म किया है या नहीं, तो अंडर परफॉर्म्ड है ये। तो अपना क्वेश्चन 22 भी हो गया है। तो क्वेश्चन 23 ऐसा है कि इसमें ऐसा दिया है कि इन्वेस्टमेंट दी है 4, नंबर ऑफ शेयर्स भी बता के रखे चारों के, बीटा भी दिया है चारों का, मार्केट प्राइस पर शेयर भी दिया है चारों का और एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड है जो मार्कोविच के हिसाब से है, मेरे को वो लग रहा है वो दी हुई है करके। और इसमें करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न दिया है 19% और रिस्क फ्री रेट दिया है 11%। तो अपने को बोला है कैलकुलेट द रिस्क ऑफ XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू डेट ऑफ द मार्केट, मतलब डेट ऑफ द मार्केट रिस्क पूछा है तो मतलब बीटा हो गया ये रिलेटेड टू डेट ऑफ द मार्केट। तो बहुत बीटा इजी है। इसमें इनिशियल कॉस्ट के बेसिस पे बीटा नहीं निकलेगा क्योंकि मार्केट प्राइस दिया है, तो मार्केट वैल्यू निकालेंगे, वो बेसिस पे अपन वेट निकाल के बीटा से मल्टीप्लाई इंडिविजुअल करके, इंडिविजुअल बीटा से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वेट अपना पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट में पूछा वेदर XYZ शुड चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो, कि मतलब कि वो उसको बाय करना या सेल करना है, वो कॉम्पोजिशन अपना कैसे चेंज करेगा। तो बस ये अपने को वो बताना है कि जो एक्सपेक्टेड यील्ड दिया है वो उसके लिए दिया है और जो
अपन रिक्वायर्ड रिटर्न भी निकाल सकते हैं एज़ पर CAPM चारों सिक्योरिटी का। इतना क्वेश्चन में बताया हुआ है, उतना डाटा। तो जो फिर वही हो जाएगा, जो CAPM है उसको MAP से करेंगे। अगर CAPM ज़्यादा है और एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है करके, तो अपन ओवर वैल्यूड बता के सोल्ड कर देंगे। और जो अगर जिधर रिक्वायर्ड रिटर्न कम है और एक्सपेक्टेड जाता है, उधर अपन बाय कर लेंगे। हैंस ही शुड बी बाय। तो अपना क्वेश्चन 23 भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 में ऐसा बोला है कि A लिमिटेड B लिमिटेड है, इसकी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोनों का दिया है, बीटा भी दोनों का दिया हुआ है करके। और जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो भी दिया हुआ है, और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट 20% दिया हुआ है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है करके। सबसे पहले पूछा है कि B लिमिटेड बेटर है या A लिमिटेड से। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें ऐसा दिया है कि B लिमिटेड की एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, रिस्क है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू A लिमिटेड। तो अपने को फर्स्ट वाला का आंसर है येस। और सेकंड में पूछा है कि रेशियो दिया है, इफ़ यू इन्वेस्ट 30% इन B और 70% इन A लिमिटेड, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दो इक्विटी का है, तो वेट इसमें बता दिया, और वेट और एक्सपेक्टेड रिटर्न मिली दिया है, तो अपना पोर्टफोलियो का आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क पूछा है, मतलब रिस्क पूछा है पोर्टफोलियो का, तो वो कैसे आएगा, A² + B² × 2AB करके। क्योंकि कोरिलेशन मतलब RAB दिया हुआ है, तो अपना आराम से आ जाएगा पार्ट 2B। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि RM और RF दोनों ही पूछा है करके। और अपन ने देखा था कि अगर RM और RF अगर दो सिक्योरिटी अलग अलग दी हुई है और RM और RF दोनों ही पूछा है एक साथ, दोनों ही नहीं निकाल पाएंगे, तो अपने को दोनों सिक्योरिटी का इक्वेशन बनाना पड़ता है। इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन ऐसा बनता है कि RF CAPM के ही इक्वेशन बनता है। तो अगर CAPM का दोनों सिक्योरिटी का अपन बना लेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर अपना RM - RF दोनों ही आ जाएगा करके। तो इक्वेशन बना के अपना इजीली वैल्यू आ जाएगी। तो अपना पार्ट 3 भी इक्वेशन बना के कंप्लीट हो जाएगा। और पार्ट 4 में बीटा पूछा है, बीटा कितना और दिया है, और वेट भी दिया हुआ है करके। तो अपन इंडिविजुअल बीटा सिक्योरिटी का वेट से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सिक्योरिटी से, तो अपना आ जाएगा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। तो अपना क्वेश्चन 24 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन 27 अच्छा है। इसमें क्या दिया है, दो स्टॉक दिए A और B, और इसमें बोला है कि प्रिपेयर्ड एक्स एंटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पॉसिबल इकोनॉमिक सिनेरियो। एक्स एंटी क्या होता है कि फ्यूचर के बेसिस पे, मतलब प्रोबेबिलिटी दिए करके। तो इकोनॉमिक सिनेरियो बताए, ग्रोथ, स्टेगनेशन, रिसेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी देख के रख दी है। और मार्केट का रिटर्न भी बताया कि A का ये 3 प्रोबेबिलिटी है, B की ये 3 एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं, कंडीशनल रिटर्न सॉरी, और मार्केट की भी ये रिटर्न है प्रोबेबिलिटी के साथ में। और रिस्क फ्री रेट भी दिया हुआ है। और ऐसा बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर को बताओ कि होल्डिंग लिक्विडेट करे A B में, या तो और बाय करे, कि मतलब इनका और ख़रीदे करके। तो अगर प्रोबेबिलिटी दी है दोनों की, तो अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी करके, A की भी आ जाएगी, B की भी आ जाएगी करके। मार्केट रिटर्न भी निकाल सकते हैं, RM निकाल सकते हैं अपन आराम से ये प्रोबेबिलिटी के साथ में। और एक्चुअली एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। और अपन क्योंकि बोला है कि अपन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, डिसीजन लेना है। और डिसीजन कब आएगा, जब अपना जो यील्ड है, जो MPT के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न है और जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, दोनों पता रहे। तो अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न, प्रोबेबिलिटी, ये सब दिया है, इससे आ जाएगा। रिक्वायर्ड रिटर्न अपने को पोर्टफोलियो CAPM के इक्वेशन से आएगा। CAPM के इक्वेशन में क्या क्या चाहिए रहता है, उसमें से अपन अभी देखेंगे कि क्या क्या है अपने पास। मार्केट का RM मिल जाएगा, और RF डायरेक्टली दिया है, बीटा नहीं है। तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए अपने को फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि कोवेरियंस AM, अगर A का देखेंगे अपन, A का बीटा निकालेंगे, AM डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट बरोबर। तो इसलिए बेसिस पे अपन पूरा सम सॉल्व करेंगे, कोवेरियंस निकालेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, वेरियंस ऑफ द मार्केट भी निकालेंगे। बहुत इजी नहीं निकल जाएगा, बहुत पहले क्वेश्चन किया हुआ है। तो बीटा अपना यहाँ से आ जाएगा, RM भी अपना आ जाएगा, RM भी आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट में
मतलब ए सिक्योरिटी में अपन पूरा निकाल लेंगे, बीटा भी निकाल लेंगे और मार्केट रिटर्न भी निकाल लेंगे, तो और सेकंड पार्ट से भी बीटा निकाल लेंगे और डिसीजन अपन जो CAPM इक्वेशन में डालेंगे। अगर रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा है और एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है तो अपन सेल कर देंगे, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा रिक्वायर्ड रिटर्न कम है तो अपन बाय करेंगे। तो अपना ये क्वेश्चन 27 में कंप्लीट होता है। तो अपना फर्स्ट पार्ट जो CAPM इक्वेशन जो थियरी है वो अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अभी अपन बीटा चालू करेंगे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड है कॉन्सेप्ट है, बोल सकते पार्ट नहीं कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन अभी बीटा चालू करते हैं। बीटा में सबसे पहले क्वेश्चन अपन जो है 28 है, 29 है वो करेंगे नहीं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन 30 से चालू करते हैं। क्वेश्चन 30 में क्या दिया है कि सिक्योरिटी एक्स है, उसकी इक्विलिब्रियम रिटर्न मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न दी गई है, मार्केट रिटर्न भी दी गई है, और एक बताया कि 7% ट्रेजरी बॉन्ड है और जो ट्रेडिंग एट 140 है, ट्रेडिंग इस पे फोकस करना। फिर कोवेरियंस दिया हुआ है ऑफ मार्केट रिटर्न एंड COV M और S दे के रखा है, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R दे के रखा है। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बता दे मार्केट रिटर्न का, मार्केट का और सिक्योरिटी का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इतना डाटा दिया है कि अपन CAPM इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो CAPM इक्वेशन में बस RF बीटा निकालना है, उसमें से RF अपन इससे निकाल सकते ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडिंग एट, क्योंकि RF का एक फार्मूला दिया था उसमें कि जैसे कि जो कूपन रेट है डिवाइडेड बाय ट्रेडिंग वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी RF आ जाएगी। RF आ गया तो फिर अपन इक्वेशन में डालेंगे तो अपना बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है अपने को, मार्केट का भी पूछा है और सिक्योरिटी का भी पूछा है। तो अपने को मार्केट का कैसे पता चल जाएगा, एक बीटा का फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ SM डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो कोवेरियंस दिया हुआ है, बीटा अपन ने निकाला, तो अभी जो बचा है वेरियंस ऑफ द मार्केट, उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। और बीटा का एक और फॉर्मूला है, बीटा इज इक्वल टू RSM इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पता है, कोरिलेशन देके रखा है, और बीटा अपन ने कैलकुलेट किया, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी रिटर्न हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन 30 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 31 चालू करते हैं। क्वेश्चन 31 भी बीटा ही पूछा है कि बीटा की वैल्यू क्या है। इसमें एक सिक्योरिटी दे के रखी है, उसकी और 4 साल की एवरेज प्राइस मतलब अलग अलग बता के रखी है, एवरेज शेयर प्राइस और डिविडेंड पर शेयर भी बता के रखा है, और मार्केट का भी इंडेक्स बता के रखा है और डिविडेंड यील्ड बता के रखा है। तो और इसमें अलग से रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड भी दे के रखा है। तो अपन उसका देखते आगे अपन क्या करेंगे करके। और अभी बीटा निकालना है। अभी बीटा अगर पिछले साल की ऐसे एवरेज रिटर्न दे के रखी है और डिविडेंड भी दे के रखी है, तो अपने ऐसा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इससे पता चल जाएगा कि कोवेरियंस का फॉर्मूला लगेगा, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट। ठीक है, वेरियंस ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो अपने को कोवेरियंस और वेरियंस ऑफ द मार्केट निकालना है। ठीक है, तो अभी जो एनुअल रिटर्न निकालेंगे सबसे पहले, तो अपन एनुअल रिटर्न 2020 का नहीं निकलेगा क्योंकि उसके पहले वाली वैल्यू नहीं दी है। तो एनुअल रिटर्न अपन निकाल लेंगे कृष्णा लिमिटेड का, और मार्केट का भी निकाल लेंगे। मार्केट का जब तू निकालेगा वो यील्ड अपन ने देखा था कि जो RM अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन है इंडेक्स, तो इंडेक्स में डिविडेंड यील्ड अलग से ऐड करना है तेरे को, ना इसको तो इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेगा, ये वो वाला क्वेश्चन है करके। तो इसकी भी तेरी 3 साल की रिटर्न आ जाएगी, 3 साल की रिटर्न आ जाएगी। तो अपन कोवेरियंस कैलकुलेट कर लेंगे कि रिटर्न आ गई, रिटर्न से अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न से अपनी जो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, अगर पास्ट ईयर का डाटा दे के रखा है तो समीशन x माइनस एक्स बार वाई इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़। तो अपना कोवेरियंस वहाँ से आ जाएगा। अभी बचा वेरियंस ऑफ द मार्केट। वेरियंस ऑफ द मार्केट कैसे आएगा, जो y माइनस वाई बार का स्क्वायर उसका तू सबमिशन करेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ करेगा, तो तेरा वेरियंस आ जाएगा मार्केट का। अगर कोवेरियंस वेरियंस दोनों आ गया तो अपना बता देना कि इतना वैल्यू है करके। और क्वेश्चन में पूछा था कि ऑब्जर्वेशन भी बताओ कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है करके।
तो जो रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड दे दिया, मतलब आरएफ दे दिया करके, और अपन ने एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल ली है तीनों, मतलब इसकी क्या बोलते हैं 2000 एनुअल रिटर्न निकाली है एक्चुअली, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाली है, लेकिन वो ओवरऑल निकाली है। एनुअल रिटर्न अपन ने ईयर की निकाली है। तो जो रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड है उससे अपन CAPM के इक्वेशन में डालेंगे, क्योंकि जो अपने को आरएफ चाहिए रहता है वो मिल गया। बीटा भी अपने पास क्वेश्चन में जो अपन ने बीटा निकाल लिया, बीटा भी निकलता है वो फार्मूला से, जो कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1.913 बीटा आ गया करके। और फिर ये अपन RM भी अपन ने निकाल लिया था इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। हर साल की अपने को ऑब्जर्वेशन दे रही है 2021 की, 22 की और 23 की, तो हर साल का अपने को यही निकालना है। एनुअल रिटर्न निकाल दिया और CAPM से अलग अलग इक्वेशन बना दी, वही फिर अपने को कंपेयर करना है जो अपन ने सारे क्वेश्चन में करते हैं। और क्वेश्चन 32 ईजी है, सेम है क्वेश्चन 31 से। क्वेश्चन 33 भी ईजी है। क्वेश्चन 33 में बस जो सेकेंड वाला पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो इसमें ऐसा देके रखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन बीटा एसिड से भी निकाल सकते हैं, बीटा एसिड से भी निकाल सकते हैं। बस यही है, बीटा एसिड यूज़ करना है तेरे को। बाकी तो पूरा सेम ही है, WACC निकालना है, बीटा एसिड से निकालना है, बस ये याद रखना। और अभी अपन आते हैं क्वेश्चन 34 पे। तो क्वेश्चन 34 में क्या दिया हुआ है, इक्विटी की वैल्यू दी है, KGF कंपनी है, उसमें इक्विटी की वैल्यू दी है, डेब्ट की वैल्यू दी है, और बीटा भी दे के रखा है डेब्ट का, और डेब्ट का भी दे के रखा है, और एसिड बीटा भी दे के रखा है। एसिड बीटा, ये कंपनी में 2 डिवीज़न है, दोनों डिवीज़न के वेट्स भी दे के रखे, और वो वेट्स के हिसाब से दोनों के एसिड बीटा भी दे के रखे। तो एक्चुअली अगर ऐसा दिया रहता है तो यही दिमाग में आता है कि एसिड बीटा अपने को एक चाहिए, तो वेट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एक एसिड बीटा आ जाएगा करके। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इक्विटी बीटा बता दो, तो वही अगर अपन देखेंगे एसिड बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। एसिड बीटा का फॉर्मूला जो अपन ने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया, एसिड बीटा के कॉन्सेप्ट से अपन बैलेंसिंग फिगर इक्विटी बीटा आ जाएगी अपने आप इजीली। और फिर सेकेंड पार्ट आता है कि सेकेंड पार्ट ऐसा बोलता है कि कंपनी डिसाइड करती है सर्टेन इक्विटी बीटा, डिसाइड टू चेंज, जो उनके पास जो डेट इक्विटी का रेशो है वो चेंज करके डेट टू इक्विटी रेशो इन लोग का 1.90, मतलब डेट इनका 1.90 हो जाएगा। अज्यूम डेट द प्रेजेंट बीटा 0.35, और जो एडिशनल बीटा इन लोग रेस करेंगे, जो बायबैक करेंगे इक्विटी शेयर से, वो 0.40 रहेगा करके बीटा। ठीक है, तो अपने को अभी बताना है कि इसमें अपना इक्विटी बीटा क्या रहेगा। तो क्या हो गया कि डेब्ट इक्विटी डेब्ट कौन सा रेशो, डेट इक्विटी रेशो दिया हुआ है 1.90, तो मतलब कि इक्विटी तेरी 1 हो गई, क्योंकि डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी, डेब्ट 1.90 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 1 हो गया, तो फिर डेब्ट 1.90 इक्विटी 1 हो गई, तो टोटल फंड कितना हो गया, डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल्स टू 2.90। और अपना जो पिछले वाला फंड था, जो अपना मतलब बायबैक से पहले था, वो कितना था 580। अगर उसका अपन रेशो निकाले तो उसका रेशो तेरा नहीं, उसका रेशो नहीं, उसकी वैल्यू कितनी है 580 करोड़ है। तो उसकी 580 करोड़ में अपन डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे 2.90 के, जो डेट प्लस इक्विटी का रेशो है, इंटू 1.90 डेब्ट का करेंगे, तो अपनी आ जाती है कि न्यू डेब्ट लेवल कितनी आ गई, तो उसमें आती है 380 करोड़। तो इसमें से ये तेरी इंक्लूसिव ऑफ न्यू है, तो इसमें से एग्जिस्टिंग वाली लेस कर देगा, जो एग्जिस्टिंग वाली लेस करेगा, जो बाकी जो बचा अमाउंट टू बी रेस्ड फ्रॉम द डेब्ट, वो हो जाएगा करके। अभी इतना रेस करेगा, कैसे रेस करेगा, बायबैक करके, मतलब कि इक्विटी सेल करके, तो फिर उतना वैल्यू तो इक्विटी से लेस कर देगा। तो अपने पास तेरे पास डेब्ट दो आ जाएंगे, दोनों के डेब्ट के बीटा अलग अलग है, इक्विटी तेरी कम होके आ गई है करके। तो यही अगर तू एसिड बीटा में डालेगा, एसिड बीटा में अगर ये वैल्यू डालेगा तो बैलेंसिंग फिगर तेरी यही आती है बीटा ऑफ इक्विटी। तो अपना सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और थर्ड पार्ट पूछा है कि वेदर द न्यू इक्विटी बीटा जस्टिफाई द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इक्विटी ऑफ अमाउंट ऑफ लेवरेज। तो इसका आंसर येस है, क्योंकि जो अपन करंट बीटा अभी निकाले हैं बायबैक के साथ वो ज़्यादा है, तो वही लेवल ज़्यादा है। तो क्वेश्चन 34 भी होगा, ये अपना बीटा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी आता है पोर्टफोलियो बीटा मैनेजमेंट। तो इसमें अपन ने देखा था एक ही क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट में अच्छे से अपन ने देख लिया था कि कैसा कैसा क्या करना है करके, कि बीटा अपने को बढ़ाना है तो
बहुत इजी है, अगर तू कॉन्सेप्ट देखेगा कॉन्सेप्ट से ही समझ जाएगा, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले वाले पार्ट में पूछा कि पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, तो बहुत इजी है। मार्केट प्राइस देखे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दिखा है, तो वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू के हिसाब से वेट निकालेंगे, वेट के हिसाब से बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। सेकंड पार्ट में बोला है कि बीटा 0.80 हो गया, क्योंकि अगर तू देखेगा अगर पोर्टफोलियो बीटा आया 1.108, अगर इसको तू लेस करेगा, कम करना है, मतलब कि तेरे को रिस्क फ्री सिक्योरिटी बाय करनी है, मतलब अपने पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री सिक्योरिटी ऐड करनी है। तो इसके 3 मेथड है। पहले अपन निकालेंगे वेट ऑफ रिस्क, रिस्क की पार्ट का निकालेंगे। तो फिर वो कैसे निकालेंगे, जो न्यू बीटा है डिवाइडेड बाय ओल्ड बीटा इंटू 100 करेंगे तो अपनी 72.20 आ जाएगा, वो अपना रिस्की वेट है। और अभी जो अपने को वेट ऑफ रिस्क फ्री निकालना है, तो 100 माइनस WR करेगा तो उतना तेरा आ जाएगा। स्टेप 3 अपने को निकालने की कितनी रिस्क फ्री रिटर्न अपने को बाय करनी है ताकि अपना बीटा कम हो जाए। तो फिर वही टोटल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय WR इंटू WRF करेंगे तो इतनी अपनी रिस्क फ्री सिक्योरिटी आ जाएगी करके। तो यही है, रिवाइज्ड पोर्टफोलियो अपना बढ़ के हो जाएगा, क्योंकि रिस्क फ्री अपन बाय करने वाले हैं, जिसका वेट अपन देखेंगे तो चेंज हो जाएगा। इसका बीटा 0 रहेगा, इसका अगर तू वेट इंटू बीटा करेगा तो तेरा वही आ जाएगा 0.80 जो बी पार्ट में बोला है करके। इसका वाइस वर्सा ऐसा है कि दूसरा है कि बीटा बढ़ाना है, बीटा बढ़ाना है मतलब कि तेरा जो WR आएगा वो बढ़ के आएगा, WRF तेरा माइनस में आएगा, और यही तेरे को माइनस में आए तो मतलब कि तेरे को रिस्क फ्री रिटर्न सेल करनी पड़ेगी, मतलब उतनी लेस करनी पड़ेगी। तो बहुत ये भी इजी है, 35 क्वेश्चन भी इजी है, यही तेरा पोर्टफोलियो बीटा मैनेजमेंट यही है। तो अपन क्वेश्चन 36 चालू करते हैं। क्वेश्चन 36 क्या बताता है कि फॉलोइंग आर द रिस्क एंड रिटर्न एस्टिमेट्स ऑफ दो स्टॉक का देके रखा है, और उसमें अपने को पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ दोनों का फर्स्ट पार्ट में। तो अपन देखते हैं डाटा क्या क्या दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है दोनों का, बीटा दिया है, और स्पेसिफिक SD एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है। स्पेसिफिक मतलब कि जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको अपन स्पेसिफिक बोलते हैं, लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क अपन वेरिएंस पकड़ के चलते हैं। ये तो SD दिया है तो मतलब इसको अपन स्क्वायर करेंगे करके जब अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा होता है, मतलब कि टोटल यील्ड निकालना है, टोटल यील्ड का तेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है करके, ठीक है। तो पहले अपन सिस्टमेटिक रिस्क निकालेंगे। सिस्टमेटिक रिस्क कैसे, बीटा दिया है, बीटा का स्क्वायर दिया है, और मार्केट इंडेक्स भी दिया है कि मार्केट रिटर्न भी दिया है 25%, तो उसका अपन स्क्वायर करेंगे तो तेरा सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। और अनसिस्टमेटिक रिस्क भी तेरा आ जाएगा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है करके। तो ये तेरा स्टॉक ए का रिस्क आ गया, स्टॉक बी का भी सेम ऐसा ही है करके। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। तो सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि वेट्स देके रखे हैं जो सिक्योरिटी ए बी, और ऐसा है कि ट्रेजरी बिल का भी देके रख दिया 35%, तो तीनों का बता दिया है। और पूछे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आएगा करके, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो क्या आएगा। तो अपन ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को वही सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क से निकालना है, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो अपना जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है, मतलब कि रिटर्न बेसिस पे वेट को मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरा आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, सिस्टमेटिक रिस्क, तो इसमें बीटा का पोर्टफोलियो बीटा का स्क्वायर करेंगे। पोर्टफोलियो बीटा कैसे आएगा कि वेट दे के रखा है, जो ट्रेजरी बिल है उसका बीटा हमेशा 0 रहता है, तो जो बीटा आएगा पोर्टफोलियो का वो आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। और वेरिएंस ऑफ द मार्केट पहले से देके रखा है करके, तो सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। अनसिस्टमेटिक रिस्क अपन ने डिस्कस किया था कि जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको अपन वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो तेरा अनसिस्टमेटिक रिस्क भी आ जाएगा। अगर तू रिस्क आ गया तो सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क का टोटल करेंगे तो तेरा टोटल रिस्क वेरिएंस आ जाएगा। अगर इसको तू अंडर रूट करेगा तो टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये तेरा क्वेश्चन 36 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 37 इजी है, वो अपन नहीं करेंगे। क्वेश्चन 38 पे आते हैं। क्वेश्चन 37 में बस ये देखना कि रैंडम एरर दे के रखा है, रैंडम एरर आया है मतलब तो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क का ही फॉर्मूला कुछ तो लगेगा करके। अभी आते हैं अपन क्वेश्चन 39 पे। क्वेश्चन 39 क्या बताता है कि 3 शेयर दे के रखे हैं, 3 उसका पोर्टफोलियो वेट दे के रखा है, तीनों का बीटा दे के रखा है, तीनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न दे के रखा है तीनों का, और वेरिएंस दे के रखा है तीनों का, और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का दे के रखा है 10%, और कोवेरिएंस भी दे के रखा है AB AC BC। कोवेरिएंस दे के रखा है तो अपने को ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो का रिस्क पूछेगा करके।
तो ठीक है, तो चार पार्ट पूछा है। सबसे पहले पोर्टफोलियो बीटा आराम से आ जाएगा। क्योंकि पोर्टफोलियो का वेट दे के रखा है, बीटा दे के रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे तो अपना पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। अभी रेसिडियल वेरिएंस को दे के रखा है। रेसिडियल वेरिएंस क्या होता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ ईच ऑफ द थ्री सिक्योरिटी अपने को पूछा है करके। तो अपन सेकेंड पार्ट देखते क्या कैसा करना है। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क पूछा है, तो पहले अपने को सिस्टमेटिक रिस्क निकालना पड़ेगा। बीटा दे के रखा है, मार्केट दे के रखा है, तो इंडिविजुअल अपन निकाल लेंगे। वेरिएंस ऑफ द मार्केट दे के रखा है, तो सिस्टमेटिक रिस्क निकाल लेंगे। तो सिस्टम वेरिएंस जो टोटल वेरिएंस इंडिविजुअल का भी दे के रखा है, वेरिएंस में से अपन लेस करेंगे सिस्टमेटिक रिस्क, तो अपना अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। तो सेम अपने को शेयर ए के लिए करना है, बी के लिए, सी के लिए करना है। अभी थर्ड क्या पूछा है? पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग द शार्पे इंडेक्स मॉडल। ठीक है, तो बस वही जो अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, मैंने इसमें हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जो अपना 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac करना है करके, तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस वैसे आ जाएगा करके। और तो ये फोर्थ वाला पार्ट था एक्चुअली। और थर्ड वाले पार्ट में सेम अपने को पोर्टफोलियो वाला एसआर और यूएसआर वाला करके रखना है। बहुत इजी है। क्वेश्चन 39 भी एक्चुअली क्वेश्चन 38 स्किप कर दिया था। अभी अपन फिर से क्वेश्चन 38 पे आते क्या बोलता है। क्वेश्चन 38 स्किप भी करेगा तो भी चलेगा, बहुत इजी है, देख के ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 39 करेगा तो क्वेश्चन 38 इजीली आ जाएगा। अभी अपन क्वेश्चन 40 करेंगे नहीं। क्वेश्चन 40 आई थिंक सिमिलर है क्वेश्चन 39 से जो अपन ने डिस्कस किया। अभी आते हैं क्वेश्चन 41 पे। क्वेश्चन 41 भी देखते क्या बोलता है। तो क्वेश्चन 41 क्या दे के रखा है कि 3 सिक्योरिटी दी है, तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है, रिस्क दे के रखा है और आर दे के रखा है। आर कोरिलेशन विद द इंडेक्स देखे रखा है। दो सिक्योरिटी के बीच में नहीं है, इंडेक्स के मतलब मार्केट के बीच में, और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का भी देखे रखा है। तो सबसे पहले पूछा है सेंसिटिविटी ऑफ द रिटर्न। सेंसिटिविटी ऑफ द रिटर्न मतलब कि बीटा पूछा है करके। तो अगर आर दिया है तो बीटा का फॉर्मूला क्या है? आर एस एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। तो अपन तीनों सिक्योरिटी का ऐसे आ जाएगा। और आगे पूछा है व्हाट आर द कोवेरिएंसेस अमॉन्ग द वेरियस स्टॉक्स। तो अपना बीटा आ गया। अगर बीटा आ गया है तो कोवेरिएंस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन कोवेरिएंस पूछा है तीनों स्टॉक का। तो मतलब अमॉन्ग द स्टॉक पूछा है। अमॉन्ग द स्टॉक मतलब कि ए बी ए सी और बी सी और ए बी और ए सी का। तो इसका फॉर्मूला क्या है? पहले तो अपने को आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोवेरिएंस पूछा है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सिक्योरिटी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी इंटू आर ए बी करके। तो ठीक है, पहले अपन आर ए बी, आर बी सी, आर ए सी निकाल लेंगे, उसके बाद अपन कोवेरिएंस निकालेंगे, अपने आप निकल जाएगा। बहुत ईजी है। अभी थर्ड पार्ट क्या है? व्हाट रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑल द थ्री स्टॉक्स इक्वली बोला है, मतलब कि मार्कोविट्स अपने अप्लाई करना पड़ेगा। वो जो क्यूब वाला है, क्यूब वाला फॉर्मूला डाल के अपने पास सारी वैल्यू है। वेरिएंस भी दे के रखा है अपने को, इंडिविजुअल अपने को वेट्स भी बोल दिया इक्वली है, और कोवेरिएंस अपन ने सेकेंड पार्ट में निकाला, वो अपन यूज़ करके कर लेंगे। और फोर्थ पार्ट पूछा है कि व्हाट इज़ द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग इक्वल इन्वेस्टमेंट। इक्वल बोला है मतलब कि बीटा अपन ने जो फर्स्ट पार्ट में निकाला उसको अपन रेशियो इक्वली में कर लेंगे तो बीटा भी आ जाएगा। और लास्ट पार्ट क्या पूछा है कि सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क अलग से पूछा है, जो अपन कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था। तो यही बहुत सही है कि सिस्टमेटिक रिस्क अपन निकाल लेंगे करके। बीटा पोर्टफोलियो का आया है, उसको स्क्वायर कर देंगे, और मार्केट का भी जो है वेरिएंस देके रखा है, उससे सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे आएगा? अनसिस्टमेटिक रिस्क अपन देखेंगे तो वेरिएंस से अपन सिस्टमेटिक रिस्क लेस करेंगे तो अपना अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा, तो टोटल रिस्क अपना वैसे आ जाएगा करके। तो क्वेश्चन 41 भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ अपना शार्पे इंडेक्स मॉडल भी कंप्लीट होता है। अभी अपन चालू करेंगे मार्केट लाइंस। तो क्वेश्चन 42 देखते हैं सबसे पहले मार्केट लाइंस का। तो इसमें क्या दिया है कि दो शेयर दे के रखे, दो शेयर का बीटा दे के रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे के रखा है, और इसमें बोला है कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो अपन ने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था सिक्योरिटी मार्केट लाइन कैसे निकालना है। तो CAPM के फॉर्मूला में अपने को डालना है। तो लेकिन उसमें अपने को क्या क्या डालना रहता है कि एक मिनट,
तो उसमें अपने को क्या क्या डालना पड़ता है, आर एफ और आर एम माइनस आर एफ। लेकिन अगर तू देखेगा तो क्वेश्चन में आर एम माइनस आर एफ दे के ही नहीं रखा। तो अपने को दो इक्वेशन बनानी है, दो इक्वेशन बना के अपने को सॉल्व करना है, आर एम और माइनस आर एफ निकालना है और वही सिक्योरिटी मार्केट लाइन के इक्वेशन में डाल देना है करके, कि मतलब उसमें तो बीटा का वैल्यू नहीं डालेगा और जो स्टार्टिंग वाला आर है वो नहीं डालेगा, बाकी एज इट इज़ रख देगा। अभी अपन आते हैं क्वेश्चन 43 में। इसमें पूछा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न दे के रखे हैं ऑन टू स्टॉक्स फॉर पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न फॉर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मार्केट रिटर्न दे के रखा है टू स्टॉक का, पहले 7% और 25%। एग्रेसिव भी दे के रखा है 4%, 40% डिफेंसिव का भी दे के रखा है, और 4 पार्ट पूछा है। सबसे पहले बीटा पूछे रखा है टू स्टॉक का। तो दो स्टॉक का पूछा है तो अपन ने देखा था दो मेथड होते हैं बीटा के। फर्स्ट मेथड यही होता है कि अगर दो स्टॉक दे के रखा है तो उनका डिफरेंस चेंजेस इन रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न। तो अपना ये करेंगे तो अपना फर्स्ट पार्ट बीटा आ जाएगा। सेकंड पार्ट पूछा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक इफ द मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। दो स्टॉक मतलब दो एग्रेसिव का निकालेंगे सबसे पहले, कि प्रोबेबिलिटी इन लोग ने दे दी है, इक्वली बोल दिया है करके, तो मतलब प्रोबेबिलिटी अपनी 0.50 हो जाएगी। एग्रेसिव का अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे ऐसे ही, और डिफेंसिव का भी अपन ऐसे ही निकाल लेंगे करके। और अभी अपने को सिक्योरिटी मार्केट लाइन पूछ के रखा है, तो उसमें से आरएम की वैल्यू है ही नहीं अपने पास, तो पहले अपन आरएम की वैल्यू निकालेंगे। वैसे ही प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके 0.50 करके अपनी आरएम की वैल्यू उससे आ जाएगी, और वही एसएमएल में डाल देंगे। और लास्ट में पूछा है अल्फा ऑफ द टू स्टॉक। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस बीटा इंटू आर एम। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न अपना एग्रेसिव का भी आ गया था और डिफेंसिव का भी आ गया था, और आर एम अपन ने सी वाले पार्ट में कैलकुलेट किया था, और बीटा भी अपन ने ए वाले पार्ट में कैलकुलेट किया था। तो जो बैलेंसिंग फिगर है अपना अल्फा वही निकल जाएगा। तो क्वेश्चन 43 भी कंप्लीट होता है। तो अभी अपन क्वेश्चन 45 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मार्केट लाइन का। इसमें क्या दे के रखा है, एक स्टॉक दे के रखा है, स्टॉक है, और उसकी मार्केट पोर्टफोलियो दे के रखा है 6 साल का रिटर्न दे के रखा है, और मार्केट का भी रिटर्न दे के रखा है। और इसमें पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन बताओ। कैरेक्टरिस्टिक लाइन का अगर अपन देखें तो उसका फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आर एस बार माइनस बीटा इंटू आर एम। तो अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो बीटा कैलकुलेट करना है। तो बीटा अगर मैं देखा था कि रिटर्न देके रखा है और मार्केट रिटर्न देके रखा है, तो वो कोवेरियंस के फॉर्मूला से निकलेगा। तो इजीली कोवेरियंस के फॉर्मूला से अपना बीटा निकल जाएगा, कि मतलब कोवेरियंस ऑफ एस एम डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो इससे अपना बीटा निकल जाएगा, और अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आ जाएगा करके। एक्सपेक्टेड रिटर्न भी अपना आ जाएगा 6.33, और क्या बोलते हैं मार्केट से जो मार्केट का रिटर्न देके रखा है टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके, तो अपना दोनों एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। यही अपन कैरेक्टरिस्टिक लाइन में डालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक लाइन में अपने को अल्फ़ा वाली वैल्यू डालनी पड़ती है, और जो अपना बीटा है वो डालना पड़ता है। और लास्ट में इसमें ये भी पूछा है सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अपना बीटा आ गया था, बीटा फर्स्ट पार्ट में तो बीटा का स्क्वायर कर देंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट है जो अपन ने वो भी निकाल लिया था, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे करके अपन। तो ये अपना आ जाएगा सिस्टमेटिक रिस्क। अभी अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालेंगे, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क पहले अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे ऑफ द सिक्योरिटी एज पर द मार्कोविट्स एमपीटी थियरी, मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थियरी। तो उससे अपना वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ माई से स्पेसिफिक सिस्टमेटिक रिस्क लेस करेंगे तो अपना वो अनसिस्टमेटिक रिस्क की वैल्यू आ जाएगी। तो अपना मार्केट लाइन भी ख़त्म होता है। अभी लास्ट आता है शार्पे ऑप्टिमम थियरी। तो इसमें क्वेश्चन 46 है। तो क्वेश्चन 46 में क्या दे के रखा है कि अपने पास 6 सिक्योरिटी है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न दे के रखा है, बीटा दे के रखा है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क दे के रखा है। वो कैसे पता चला कि अनसिस्टमेटिक रिस्क वेरिएंस रहता है। वेरिएंस और ईआई अपन ने देखा था कॉन्सेप्ट में, देखा था कि कैसा है करके। और मार्केट वेरिएंस दे के रखा है 10%, रिस्क फ्री रेट दे के रखा है 7%। तो सबसे पहले अपन ट्राइनर रेशो निकालेंगे। इसमें 6 स्टेप से बनता है, अपन ने देख लिया था। ट्राइनर रेशो निकाल के रैंक देंगे, रैंक बना के अपन रैंक टेबल बनाएंगे। रैंक टेबल अपन हाईएस्ट टू लोवेस्ट करेंगे, उसमें
7 कॉलम बनते हैं, फर्स्ट 1 2 3 4, उसमें 2 क्यूमुलेटिव बनते हैं। पहले सिक्योरिटी लिख दिया, फिर दूसरा ट्राइनर रेशो, उसके बाद है बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय USR, उसका क्यूमुलेटिव कर देंगे। फिर जो फिफ्थ वाला है वो ट्राइनर रेशो इंटू बीटा, जो थर्ड वाला है बीटा स्क्वायर इंटू USR, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सिक्स्थ वाले कॉलम में इसका क्यूमुलेटिव कर देंगे और लास्ट में अपन सी वैल्यू निकालेंगे। सी वैल्यू कैसे आती है? वेरिएंस इंटू कॉलम 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट इंटू कॉलम 4, ये ऐसा करें तो अपनी सारी सी वैल्यू आ जाएगी। और स्टेप 3 में अपने को कट ऑफ पॉइंट निकालने, मतलब हाईएस्ट CV क्या है करके, स्टेप 3 में अपना वो आ जाएगा। स्टेप 4 में अपने को सिलेक्ट करना है जो ट्राइनर रेशो है, जिसकी हाईएस्ट C से भी ऊपर ट्राइनर रेशो किसका आ रहा है करके, तो वो अपन निकाल लेंगे। उसमें से सिक्योरिटीज अपन छाट लेंगे, तो दो सिक्योरिटी निकल के आई है और उसका अपन Z वैल्यू निकालेंगे। Z वैल्यू कैसे आता है? बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क इंटू जो ट्राइनर रेशो है माइनस जो अपना क्या बोलते हैं ट्राइनर रेशो इंडिविजुअली, और जो अपना ये C वैल्यू आई है, तो Z वैल्यू आ गई। इसका दो सिक्योरिटी का वेट अपन दे देंगे, Z वैल्यू दोनों को टोटल करेंगे और इंडिविजुअल Z वैल्यू से डिवाइड करके अपन निकालेंगे दोनों सिक्योरिटी का वेट। तो यही हो गया अपना पार्ट 2, अपना जो शार्पे ने बताया था कि बीटा पे अपन रिलाई करते हैं वो कंप्लीट होता है।